लास्ट यूनिट चल रही है आपकी यूनिट 4 चुंबकीय क्षेत्र। कल स्टार्ट कर दी थी यूनिट 4। लास्ट टॉपिक मैंने करवाया था अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब उसका एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एक अनुप्रयोग हो चुका है, दूसरा है धारावाही चालक सिलेंडर के कारण, धारावाही चालक सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये भी एक एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग है। जैसे देखो धारावाही चालक तार, धारावाही चालक सिलेंडर, ये कोई एक चालक सिलेंडर जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है एक समान रूप से। ठीक है, ये है आपकी धारा की दिशा। तो दाहिने हाथ के नियम से धारा की दिशा में अंगूठा रखते हैं तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इस आर त्रिज्या के धारावाही चालक तार में आई धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, क्योंकि मुड़ी हुई उंगलियां इस तरीके से होगी तो इसके चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी बाह्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। जैसे एक ही बुला देती हूँ, बोला इस धारावाही चालक तार में तो इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है, ये कोई बाह्य बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P के चारों तरफ हम क्या करते हैं? एक संकेंद्रीय वृत्त की कल्पना करते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एम्पियर के परपथीय नियम से। तो लिख लो यहाँ पे, माना आर त्रिज्या के एक धारावाही सिलेंडर जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण इस धारावाही चालक सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होंगी? चालक के चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। चालक के चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। अब उसके बाद चालक के बाहर धारावाही चालक सिलेंडर लिख लो इसको, धारावाही सिलेंडर के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो बाहर माना बाह्य बिंदु P ले लिया, धारावाही चालक सिलेंडर के बाहर माना बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बाह्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाले स्मॉल r त्रिज्या के एक
वृत्त की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो बाह्य बिंदु P है, ये इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है, और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो बाह्य बिंदु के लिए जो स्मॉल r दूरी है वो ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से। तो R क्या है, ग्रेटर है R से, इसका मतलब R कैसा है, बाह्य बिंदु है। ठीक है, बेलन के बाहर है। इस वृत्त की कल्पना करते हैं। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्या होगा, B डॉट dl कितना होता है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I। ठीक है, अब चूंकि R त्रिज्या का जो हमने वृत्त माना है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, R त्रिज्या के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, R त्रिज्या के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है तथा dl वेक्टर के मध्य कोण कैसा होगा, प्रत्येक बिंदु पर B वेक्टर या dl वेक्टर की दिशा एक समान है। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पर आप जो dl लेंगे वो dl भी इतना है, dl जैसे आपने ये लिया है इस वृत्त पर, वो dl और चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, वो दोनों की दिशा क्या है आपकी, सेम है। ठीक है, तो B और dl वेक्टर क्या है आपके, सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहां से इसको मैं क्या लिखूंगी, B का परिमाण, dl का परिमाण एंड cos थीटा। तो ऊपर से मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो समीकरण 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, अंदर ही देखिए अभी, तो B वेक्टर का परिमाण B, जैसे यहाँ वेक्टर है, B का परिमाण, dl का परिमाण एंड cos थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0 I। अब B क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। B को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ आपका dl इज इक्वल टू म्यू 0 I। dl आपने अल्पांश किस पर लिया है, इस स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त पर, तो स्मॉल r त्रिज्या का एक dl अल्पांश ये है, तो टोटल समाकलन कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा कि नहीं। इसमें से एक dl ये हो गया और पूरा समाकलन क्या होगा, ये यदि इसकी त्रिज्या r है तो 2 पाई r हो जाएगा कि नहीं, परिधि, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू 0 I। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना आ रहा है, म्यू 0 I बाई 2 पाई r, ये किसी बाह्य बिंदु पर। ठीक है, बाह्य बिंदु पर धारावाही चालक सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र है जो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये बिंदु P यहीं पर हो, बाह्य बिंदु तो यहाँ पर भी हो सकता है ना, यहाँ पर होगा तो R का मान बढ़ जाएगा, और वृत्त हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। तो R का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, इस चालक से दूरी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो आपने कल चालक धारावाही चालक तार के कारण पढ़ा था वही रिजल्ट आता है इसमें बाह्य बिंदु के लिए। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि इस चालक के अंदर, जैसे मान लीजिए ये बिंदु P यहाँ होता तो परिमाण का मान समान रहता, इस पूरे वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होगा वो एक समान रहेगा, क्योंकि R पर निर्भर कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। और इस पूरे वृत्त पर R का मान कैसा होगा, समान होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो हर एक बिंदु पर वृत्त के प्रत्येक बिंदु से समान ही होगी, सेंटर से। तो इस पूरे वृत्त पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा उसका मान कितना होगा, म्यू 0 I बाई 2 पाई r। अब अलग पॉइंट हो जाता है इतनी दूर, तो उसके लिए r डैश होगा। ठीक है, उससे जो आप घेरा बनाएंगे
उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा। समझ आ रहा है? अब दूसरा है धारावाही चालक सिलेंडर पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसके जैसे यहाँ इस पॉइंट पर सतह पर, ठीक है। तो सतह पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो उसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, धारावाही सिलेंडर की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। सिलेंडर की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, अतः स्मॉल आर किसके इक्वल हो, कैपिटल आर के। तो समीकरण 2 से, वो समीकरण 1 दिया था एम्पियर का नियम, समीकरण 2 से B इक्वल टू कितना आ जाएगा, μ0I/2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर पर जैसे ये वाला सिलेंडर है आपका, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है एक समान रूप से, इसकी इस वाले पॉइंट पर निकालना है यहां से। तो ये स्मॉल आर कितना हो गया, कैपिटल आर। तो आप यहाँ पर कौन सा गोला बनाएंगे, ये, ठीक है। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर आर का मान समान होगा, और वो कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0I/2 पाई आर। अब इसके बाद चुंबकीय धारावाही सिलेंडर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, अंदर के लिए थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, वो कैसे अभी बताते हैं। जैसे ये नोट कर लिया आपने, धारावाही चालक सिलेंडर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब अंदर के लिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा कैपिटल आर से, ठीक है। तो जैसे ये धारावाही चालक सिलेंडर था आपका, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। इसमें धारा आई एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। अब इसके अंदर मान लीजिए ये पॉइंट है P, जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है। अंदर ले रहे हैं अब इस पॉइंट को, यहाँ पर पॉइंट सतह पर लिया था, यहाँ पर बाहर लिया है चालक के, यहाँ पर अंदर लेना है। तो अंदर लेना है, इसके लिए क्या करेंगे हम, अंदर ही इसकी वृत्त की, इससे गुजरने वाला कोई वृत्त बनाएंगे, और उसकी त्रिज्या हमने कंसीडर कर ली स्मॉल आर। अब स्मॉल आर कैसा है, लेस देन होगा कैपिटल आर से। अंदर यदि वृत्त लिया है और उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्या होगा, लेस देन होगा कैपिटल आर से। अब एक बात बताइए, पूरे चालक में, पूरे धारावाही चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई, ठीक है। ये पूरे धारावाही चालक में है, पर हमने जो वृत्त लिया है वो क्या है, अब स्मॉल आर त्रिज्या का इसके अंदर है। तो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसका परिमाण इस आई से कम होगा कि नहीं होगा। पूरे धारावाही चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस आर त्रिज्या के गोले में कितनी धारा प्रवाहित होगी, मान लीजिए कोई आई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पियर के परपतीय नियम से कैसा लिखेंगे, एम्पियर के परपतीय नियम से वही आएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0 आई डैश। यहाँ पर आई नहीं आएगा, अंदर के लिए इस धारावाही चालक तार में मान लीजिए इस धारा जो वृत्त लिया है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई डैश, तो वो आई डैश आएगा। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर बी और डीएल क्या होगा, एक ही दिशा में होंगे, तो बी वेक्टर का परिमाण, डीएल वेक्टर का परिमाण और
cos 0, तो वो तो सेम ही है, तो b को बाहर ले लेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 और dl म्यू 0 I डैश। अब dl कितना आ जाएगा इसके लिए, dl टोटल कितना हो जाएगा, b 2 पाई स्मॉल r म्यू 0 I डैश। यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू 0 I डैश ओवर 2 पाई r वेयर r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, अब हमें इस I डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, चूंकि संपूर्ण धारावाही चालक तार में, संपूर्ण धारावाही सिलेंडर में प्रवाहित धारा कितनी है, I। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, पाई कैपिटल आर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट वाले वृत्त में प्रवाहित धारा कितनी होगी, पाई होगी कि नहीं, पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले वृत्त में कितनी धारा प्रवाहित होगी, टोटल I पाई कैपिटल आर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट वाले वृत्त में कितनी धारा प्रवाहित होगी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, प्रति एकांक आयतन प्रवाहित धारा, प्रति एकांक आयतन प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, कुल धारा बटे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले वृत्त में प्रवाहित धारा कितनी है, I। तो प्रति एकांक आयतन प्रवाहित धारा, इस आयतन का हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, तो I बाई पाई आर स्क्वायर, ये प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित धारा हो गई। अब हमें निकालनी है स्मॉल r त्रिज्या वाले वृत्त में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अतः ऊपर इधर से मिटा देती हूँ, अतः स्मॉल r त्रिज्या वाले वृत्त में प्रवाहित धारा वो किसके इक्वल होगी, हमें वो कितनी मान ली है, I डैश। r त्रिज्या वाले वृत्त में प्रवाहित धारा हमने कितनी मान ली थी, I डैश, वो कितनी किसके इक्वल होगी, प्रति एकांक आयतन प्रवाहित धारा इंटू प्रति एकांक में निकल जाएगी, इंटू उसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और प्रति एकांक में कितनी है धारा, I ओवर कैपिटल पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, I डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, I इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये मान रख दीजिए आप। कितनी हो गई थी समीकरण, इसको आप 1 लिख दो, अब ये 2 समीकरण 1 में I डैश का मान रखने पर B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर R इज लेस देन R, धारावाही चालक के सिलेंडर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 बाई 2 पाई R I डैश का वैल्यू I R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो एक R से R कैंसिल हो रहा है, म्यू 0 I R ओवर 2 पाई R स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ से। रिपीट करूं इसको? क्या समझ में नहीं आया इसमें? अंदर निकालना है इसमें चुंबकीय क्षेत्र। उसके लिए क्या करना है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डैश, क्योंकि आई जो है वो संपूर्ण धारावाही चालक में प्रवाहित धारा है। तो अंदर इसमें इतने क्षेत्र में धारा का मान हमने मान लिया आई डैश है। तो बी डी एल कॉस जीरो, जैसे पहले किया था, कॉस जीरो का वैल्यू 1, बी कांस्टेंट बाहर, डी एल का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर म्यू जीरो आई डैश। यहाँ से b का वैल्यू आ गया म्यू जीरो आई डैश ओवर 2 पाई आर। अब हमें निकालना आई डैश का मान, यानी कि ये छोटे स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले में धारा का मान। उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि संपूर्ण धारावाही सिलेंडर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल आई, यानी कि संपूर्ण धारावाही में, यानी कि पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले वृत्त में प्रवाहित धारा कितनी है, आई। पाई कैपिटल आर स्क्वायर वाले वृत्त में प्रवाहित धारा आई है, तो प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, आई बटे पाई आर स्क्वायर। तो अतः आर स्मॉल आर त्रिज्या वाले वृत्त में प्रवाहित धारा कितनी होगी, आई डैश जो हमने मानी थी, प्रति एकांक आयतन प्रवाहित धारा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो प्रति एकांक आयतन में कितनी है, आई बटे पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आई डैश का मान समीकरण 1 में रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर के नियम का ही अनुप्रयोग है, लंबी व सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। लंबी व सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा अनुप्रयोग है ये एम्पियर के नियम का, लंबी व सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में क्या होता है, एक बेलन होता है इस तरीके से, उसकी काफी लंबाई होती है, उसमें क्या होता है विद्युत रुद्ध तार इस तरीके से लपेटे हुए होते हैं, एक समान दूरी पर इस तरीके से तार लपेटे होते हैं। ठीक है, ये तार इस तरीके से है, पूरी ऐसे बेलन है, उस बेलन पर चारों तरफ इस तरीके से तार लपेटे हुए, तो पीछे भी है इस तरीके से गोल गोल है। ठीक है, अब तार में क्या है, आपकी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तारों में क्या है, इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो देखो एक वृत्त है इस तरीके से, जिसका पीछे के भाग तो में दिख नहीं रहा है, और उसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ के नियम से बताया था ना, वृत्तीय धारा आई धारा, तो धारा की दिशा में उंगलियों को मोड़ेंगे तो अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें इस तरीके से आपने मोड़ा तो ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके केंद्र से तल के लंबवत, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वृत्तीय धाराओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के नियम से, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, फिर ये वाली वृत्तीय धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र फिर आगे होगा। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा,
बेलन की अक्ष के अनुदिश। वृत्तीय घेरों के तो लंबवत है, लेकिन बेलन की अक्ष के तो अनुदिश है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ये हो गई आपकी परिनालिका। ठीक है। परिनालिका में खोखली बेलनाकार नली पर एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तार लपेटे होते हैं। परिनालिका का व्यास लंबाई की तुलना में कम होता है। तो इस तरीके से लिया जाता है कि व्यास तो इसका कम है लेकिन लंबाई ज्यादा है। तो थ्योरी लिखाना जरूरी नहीं है, बोल देती हूँ मैं, है ना। परिनालिका की व्यास लंबाई की तुलना में कम होता है। तार के प्रत्येक घेरे का तल बेलन की अक्ष के लंबवत है। तार का जो प्रत्येक घेरा है ये बेलन की अक्ष है, ठीक है, ये वाली बेलन की अक्ष है, और जो प्रत्येक घेरा है वो क्या है, उस अक्ष की लंबवत हो गया ना। तार का प्रत्येक घेरा बेलन की अक्ष के लंबवत होता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के प्रत्येक घेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रत्येक घेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान और अक्ष के अनुदिश होता है। इस प्रकार जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के प्रत्येक घेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र बेलन की अक्ष के अनुदिश होता है। बेलन की अक्ष के ये धारा प्रवाहित हो रही है आई, जिसके कारण बेलन की अक्ष के अनुदिश होता है, परंतु वृत्तीय तल के लंबवत होता है। वृत्तीय तल के लंबवत, समझ आ रहा है। इस वृत्तीय तल के तो ये लंबवत है लेकिन बेलन की अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। अब परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कहाँ रहेगा, इस परिनालिका के बस अंदर रहेगा। तो बाहर कोई भी पॉइंट है उस पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, शून्य ही होगा। परिनालिका के बाहर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आप शून्य मान सकते हैं। इसीलिए हमें कहाँ कैलकुलेट करना है, सिर्फ परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान। उसके लिए हम क्या करते हैं, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक PQRS पथ की कल्पना करते हैं। परिनालिका के बाहर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, या परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव शून्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य शून्य होगा। अब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार एक PQRS पथ की कल्पना करते हैं। PQRS पथ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के नियम से
एम्पियर के नियम से क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक है, इसका मतलब बी डॉट डी एल का रेखा समाकलन हमें किस में निकालना है, इस पूरे पी क्यू आर एस पथ में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस। इसको मैं लिख सकती हूँ बी डॉट डी एल पी क्यू प्लस बी डॉट डी एल क्यू आर ज्यादा हो गया